स्टार्ट। चलिए, आवेशन का तीसरा विधि हमको लिखना होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, और इसमें बताया गया था पिछले क्लास में कि दो पिंड होना चाहिए, एक आवेशित एक उदासीन, और उनके बीच भौतिक संपर्क नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे, परिभाषित करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। जब पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, जब एक आवेशित पिंड को किसी उदासीन पिंड के नजदीक रखा जाता है, जब एक आवेशित पिंड को किसी उदासीन पिंड के नजदीक रखा जाता है, उदासीन पिंड के नजदीक रखा जाता है, तो उदासीन पिंड के अंदर आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है। उदासीन पिंड के अंदर आवेशों का ध्रुवीकरण हो जाता है तथा पिंड आवेशित हो जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। अतः इस प्रक्रिया द्वारा अनावेशित पिंड को आवेशित करना, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अतः इस प्रक्रिया द्वारा अनावेशित पिंड को आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो ध्यान देंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए कम से कम कितना पिंड लेना होगा? दो, एक उदासीन और एक आवेशित। चलिए, अब इसका डायग्राम देखना है। तो सबसे पहले दो पिंड लेते हैं, एक आवेशित हो गया और एक उदासीन हो जाएगा बालक। ये है आपका आवेशित पिंड, और ये अनावेशित या उदासीन भी आप कह सकते हैं। उदासीन न्यूट्रल है। तो उदासीन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का संख्या किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अब ये फर्स्ट स्टेप में था, ये फिगर 1, इसमें दो अलग अलग पिंड ले लिए। दूसरा स्टेप में क्या कहा गया है कि दोनों को नजदीक लाके रखिए, दोनों को एक दूसरे के नजदीक रखेंगे। ये प्लस वाला है और इसके नजदीक में हम रख दिए ये पिंड जो उदासीन है। तो बताइए, प्लस वाला है तो ये बगल वाले पिंड से किसको आकर्षित करेगा? माइनस को। कारण बालक, असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। ये जो प्लस माइनस इसमें है, इसमें से ये माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और प्लस को क्या कर लेगा? प्रतिकर्षित। इसी को कहा जाता है आवेश का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। एक ही पिंड पर आवेश को अलग अलग कर देना आवेश का ध्रुवीकरण कहलाता है। अब इसको बोलेंगे मुक्त आवेश। ये कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बंधन आवेश है, ये प्लस के साथ बंधा हुआ है विद्युत स्थैतिक बल से। एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बल के प्रभाव में है।
ठीक है, आप इसमें से माइनस को नहीं हटा सकते, क्यों कि प्लस के साथ विद्युत स्थैतिक बल के संबंध में है। इस पे बल लगा रहा है, बगल वाले पे बल लगा रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसको अर्थेड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ये फिगर कितना हो जाएगा, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा 2। इसमें क्या हुआ है, अब इसका ध्रुवीकरण हो गया है बालक। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका बगल वाला पिंड हो गया, कौन सा आवेश है इस पर, प्लस है। यहां पर क्या है, माइनस, और यहां पर प्लस। इनके बीच आकर्षण का बल लग रहा है। अब बताइए कि इसको अर्थेड कर दिया जाए, अर्थिंग कर दिया जाए, तो अर्थिंग करने से क्या होगा, तो याद रखेंगे आपका जो अर्थ है, आपका जो पृथ्वी है, ये विद्युत का सबसे बड़ा चालक है। आपका जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, मानव जो शरीर है, ये भी इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर है, ये भी चालक है, तभी तो करंट लगता है हम लोग को। तो याद रखेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का कमी है तो आप अर्थ से ले लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा है, एक्सेस है, तो आप अर्थ को दे सकते हैं। तो याद रखेंगे अर्थ जो है वो प्रचुर मात्रा में अपने अंदर आवेश को धारण किए हुए है। अब अर्थिंग कर दिए, तो अर्थिंग करने से क्या होगा, ये जो पिंड है अर्थ से इलेक्ट्रॉन को मंगाएगा ऊपर। अब किसी के दिमाग में ये भी हो सकता है कि सॉरी प्लस वाला नहीं चला जाएगा, नहीं जाएगा, प्लस स्थायी होता है, स्टेबल होता है, तो ये प्लस वाला नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मंगा लेगा अंदर से, और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके ये जितना प्लस आप देख रहे हैं सबको न्यूट्रलाइज कर देता है, समाप्त कर देता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 100% काम नहीं होता है, तो मान लीजिए 100 गो होगा तो 80 को एक दूसरे को समाप्त कर लिया होगा, 20 को बच गया होगा, क्योंकि कोई भी काम 100% होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी संख्या किसका ज्यादा हो जाएगा, माइनस वाले का, और जिसका मेजॉरिटी रहता है उसी के आधार पर नाम लिखा जाता है पिंड का। अगर माइनस ज्यादा होगा तो ऋणावेशित कहेंगे, प्लस ज्यादा होगा तो धनावेशित। तो ये यहाँ तक क्लियर है बालक। अब थर्ड स्टेप में क्या किए हैं, इसको अर्थिंग कर दिए हैं। अर्थिंग करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये मंगा के अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा, समाप्त कर देगा। अब यहाँ क्या करेंगे, कट द अर्थिंग वायर। यहाँ पे अर्थिंग वायर को काट दिया जाए। क्यों काटिएगा, क्योंकि ये पिंड ऑलरेडी ऋणावेशित हो चुका है, जब प्लस सब हट जाएगा तो खाली माइनस बचेगा, तो आप इसको अलग कर दीजिए, बगल वाले को अलग। तो चौथा स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों को फिर से हम अलग अलग कर देंगे। तो ये प्लस वाला और ये बगल में ये आपका माइनस वाला पिंड हो जाएगा। अब ये प्लस भी होगा, ऐसा नहीं कि कंप्लीट केवल माइनस रहेगा, प्लस भी रहेगा और माइनस भी, लेकिन संख्या किसका ज्यादा रहेगा, माइनस का। अब बोलिएगा सर पहले ये उदासीन था, लेकिन अभी क्या है, ये ऋणावेशित हो चुका है। ठीक है, ये ऋणावेशित पिंड हो गया है। ऋणावेशित क्यों हुआ है, इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है। तो बताइए इनके बीच किसी भी तरह का भौतिक संपर्क हम लोग कराए हैं, कहीं फिजिकल कांटेक्ट हुआ है किसी पिंड के साथ, नहीं। अर्थ के साथ हुआ है, तो अर्थ पे तो हम लोग ऑलरेडी हैं, अर्थ के साथ हमेशा आप कनेक्टेड रहिएगा, लेकिन किसी आवेशित पिंड के साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थ भी क्या है, न्यूट्रल ही है, याद रखिएगा अर्थ भी न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पर आप पहले उदासीन थे, ये पिंड जो है पहले उदासीन था, लेकिन लास्ट में जब हमको मिला तो ये कौन सा पिंड हो गया, ऋणावेशित। अब यहाँ पर किसी भी तरह का भौतिक संपर्क हुआ, दोनों सटा है कहीं पर, बिल्कुल नहीं। तो इसी को कहा जाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए बालक डायग्राम बना ले। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहता तो वो 8 के अंदर चला जाता। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रहता, इलेक्ट्रॉन रहता, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इलेक्ट्रॉन मंगाएगा या प्लस को मंगाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो एक तीर नीचे दे देते और सब कहाँ चला जाता, अंत। हाँ बताइए, नहीं कीजिएगा तो संख्या बराबर न रहेगा। पहले उदासीन था, जितना प्लस था उतना माइनस,
तो ईगो को ज्यादा कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसका संख्या ज्यादा वही पिंड का आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस को कम कर दिए, क्यों? पिंड को ऋण आवेशित करने के लिए। ठीक है, तो एक संख्या आपको कम करना पड़ेगा अर्थिंग देकर। बनाइए, चारों स्टेप में बनाइए, फिगर 1 2 3 4 कर। यही प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, और इसमें याद रखेंगे किसी भी तरह का भौतिक संपर्क हम लोग नहीं कराते। हो गया बालक, जल्दी। हो गया बालक। तो यही था आपका आवेशन का विधि, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसी को कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट और आपको समझाया गया है, आवेश का ध्रुवीकरण। याद रखेंगे, किसी पिंड पर आवेश को सेपरेट कर लेना, अलग अलग कर देना, आवेश का ध्रुवीकरण कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। हटा जाए, आगे बढ़ाएं। लिखेंगे, एक लाइन लिख के समाप्त कीजिए। इसके नीचे लैंग्वेज लिखना होगा, लेकिन अतः प्रेरण द्वारा आवेशन में, अतः प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी भी प्रकार का, अतः प्रेरण द्वारा आवेशन में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का पिंडों के बीच, किसी भी प्रकार का पिंडों के बीच भौतिक संपर्क नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पिंडों के बीच भौतिक संपर्क नहीं होता है। पिंडों के बीच भौतिक संपर्क नहीं होता है, मतलब उदासीन को और आवेशित को एक दूसरे के साथ हम संपर्क में नहीं रखें। तो यही जानना था हम लोग को। तो पिछले क्लास में 2 विधि हुआ था, कौन कौन सा? घर्षण और चालन, और ये आज रहा हम लोग का प्रेरण। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे हेडिंग दीजिए बालक। आगे हेडिंग देंगे कूलॉम का नियम। आगे हेडिंग दिया जाए कूलॉम का नियम, नाम सुने होंगे। इसको कहा जाएगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। अब कोई कूलम्ब भी लिखता है, कूलम्ब, इस तरीके से। तो ध्यान देंगे, अलग अलग बोलने का तरीका है। जनरली हम लोग कूलम्ब ही लिखते हैं।
ये डिपेंड करता है आपके प्रोनाउंसिएशन पर, कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं इसको। हो गया वाला, हेडिंग दे दिए। तो ये आपके इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कूलॉम का नियम। जब तक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़िएगा, जब तक विद्युत स्थैतिकी चैप्टर पढ़ेंगे, बार बार आएगा कूलॉम का नियम। तो याद रखेंगे कूलॉम का नियम हर जगह काम नहीं करता, इसका कुछ सीमा है, लिमिटेशंस है, जिसको आगे पढ़ाया जाएगा। कि जब काम करेगा तो विद्युत आवेश के लिए काम करता है, जब काम करेगा तो स्थिर आवेशों के लिए काम करता है, गतिशील आवेश के लिए काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का दो गुण होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब नहीं चलेगा तो स्थिर गुण दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब गतिशील होगा तो गतिशील वाला गुण दिखाता है, जिसमें वैद्युत का चालन होता है। तो याद रखेंगे अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू कर देता है तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। क्लियर है बालक? ये आपके एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गतिशील आवेश किस तरह का क्षेत्र बनाता है। तो याद रखेंगे कि अगर आवेश नहीं चल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर दिया तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है। अब जब आगे आएगा क्षेत्र के बारे में तो बात करेंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले इनके बारे में परिचय। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1785 में 1785 ईस्वी में स्थिर आवेशों से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। इनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम, और उसी में से हम लोग कूलॉम निकाल के मात्रक के रूप में यूज करते हैं। आप पहले भी यूज कर चुके हैं कि सर आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, जिसे लिखते थे 10 कूलॉम, 5 कूलॉम, 20 कूलॉम, इस तरीके से कूलॉम आता था ना बालक। तो इन्हीं के नाम पर ये मात्रक रखा गया है। चलिए, तो सबसे पहले कुछ परिचय है इनके बारे में लिखेंगे और तब समझेंगे कि नियम क्या है। पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए वर्ष 1785 ईस्वी में, वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक, वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन, देखिए सामने लिखा हुआ है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने वर्ष 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने, सामने नाम लिखा हुआ है देख सकते हैं, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम ने अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर, अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दो आवेशों के बीच, अपने प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले इस वैद्युत बल के, दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले इस वैद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है।
जिसे कूलॉम का नियम कहा जाता है। हो गया बालक। अब देखिए ये परिभाषा नहीं है बालक, ये इनका परिचय है। परिचय ये है कि सर कूलॉम का नियम क्यों नाम दिया गया। तो याद रखेंगे ये आवेश के बीच लगने वाले बल के बारे में कुछ बताए थे, इन्होंने प्रयोग के आधार पर ये प्रमाणित किया था, तो इन्हीं के नाम पर रख दिया गया क्या, कूलॉम का नियम। चलिए अब समझना होगा कि सर ये नियम क्या कहता है। समझिए बालक, काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान देंगे इस नियम को समझते हैं। तो सबसे पहले दो गो आवेश ले लिए, पहला आवेश और दूसरा आवेश, समान प्रकार का आवेश है बालक। तो ये बताइए कि समान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है कि प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण। तो हमने बोला कि दो आवेश ले लिए Q1 और Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। तो देखिए कूलॉम ने क्या बताया, तो कूलॉम ने बताया कि इन दोनों के बीच बल लगता है, पहला आवेश दूसरा पे बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहला पे, मतलब कि ये इस पर बल लगा के इसको प्रतिकर्षित किया बाहर की ओर, ये इस पर बल लगा के इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित कर रहा है। दोनों एक दूसरे पे बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है। अब कूलॉम ने क्या बताया कि ये जो बल है जो दोनों एक दूसरे पे लगा रहा है ये बराबर है, और ये बल कितना है, तो कूलॉम ने बताया कि जो बल है समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हम लोग हटा भी लेते हैं। अब इसका अर्थ समझिए कि सर ये बल जो है दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 कूलम्ब का आवेश है, ये भी 2 कूलम्ब का आवेश है, तो इनके बीच लगने वाला बल इस समानुपाती का चिन्ह हटा के हम बराबर ले लिए, और ये Q1 into Q2 ये 2 हो गया, ये 2 हुआ, तो इनके बीच कितना न्यूटन का बल लगेगा, 4। क्लियर है बालक। तो 2-2 कूलम्ब का आवेश लिए थे, तो दोनों के बीच 4 न्यूटन का बल लग रहा है। हमने बोला कि ये काम कीजिए, इसमें से एक आवेश को 12 कूलम्ब कर दीजिए। तो अब F बराबर अगर Q1 Q2 लीजिएगा तो 12 गुने 2 बराबर 24 न्यूटन। अब बताइए बल का परिमाण बढ़ गया कि घट गया, क्यों बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया कि आप आवेश का परिमाण बढ़ा दिए हैं। तो याद रखेंगे अगर आवेश का परिमाण ज्यादा रहेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी ज्यादा, अगर आवेश का परिमाण कम रहेगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए समानुपाती का संबंध है। समानुपाती मतलब समान अनुपात में कि अगर आवेश का परिमाण ज्यादा है तो बल भी ज्यादा, आवेश का परिमाण कम तो बल भी कम होगा। ये उन्होंने बताया था। एक और एग्जांपल ले लेंगे, दूसरा समझिए। उन्होंने दूसरा ये बताया था कि इनके बीच लगने वाला जो बल होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब ये है, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ पहले समझिए। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। कैसे मालूम चलेगा, तो ऊपर नीचे लिखा रहता है, एक ऊपर रहेगा तो दूसरा नीचे, और समानुपाती में एकदम आमने सामने लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर दूरी बढ़ा दिया जाए तो बल घट जाएगा, और दूरी घटा दिया जाए तो बल बढ़ जाएगा। क्लियर है बालक। तो बहुत आदमी को इस पे नहीं समझ में आता है। तो हमको ये बताइए कि अगर मेरे पास 2 चुंबक है, 2 मैग्नेट ले रहे हैं, तो इसको हम नजदीक रख दिए तो एक दूसरे पे ज्यादा बल लगाएगा कि कम, कम बल लगाएगा। तो ज्यादा कब लगाएगा, दूर रख देंगे तो नजदीक में ज्यादा ना बल लगता है जी। अगर 2 आवेश को या 2 चुंबक को आप नजदीक रख दिए तो तुरंत देखिएगा सट जाएगा। तो याद रखेंगे कि 2 चुंबक को अगर नजदीक रख दिया गया तो इनके बीच बल ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है, तो आप कहिएगा कि सर आप दूरी कम लिए हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, अगर 2 चुंबक को हम सटा के रख दे, नजदीक रख दे, तो आप कहिएगा दूरी आप कम रखे हैं। तो दूरी कम है तो इनके बीच लगने वाला बल क्या है, ज्यादा है। और अगर हम दूरी को ज्यादा कर दे, यहाँ पे रख देंगे, तो चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा नहीं। तो आप कहिएगा सर दूरी बढ़ गया तो बल क्या हो गया, घट गया। अब आपके एग्जाम में
क्या पूछा जाएगा, तो बढ़ना घटना नहीं पूछा जाएगा, समझिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर दो आवेशों के बीच, ये जो आवेश लिए हैं, दो आवेशों के बीच दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल कितना गुना बढ़ेगा कि घटेगा, बताइए। तो याद रखेंगे, पहले तो आप यहाँ पे घटते हुए बताइएगा, क्यों? क्योंकि दूरी बढ़ने का मतलब है कि बल कम हो जाएगा। अब कितना गुना, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4। तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, एनडी के एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन था कि 2 आवेश के बीच का दूरी हम दुगना कर दिए, तो बताइए उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, ये आप पर छोड़ दिया था, क्योंकि ऑप्शन में बढ़ना घटना दोनों था। तो याद रखेंगे, दूरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बल घट जाएगा, और दूरी घटने का मतलब बल इनके बीच बढ़ जाएगा। अब कोई आपसे बोला कि 2 आवेशों के बीच दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो बल कितना गुना घट जाएगा। 2 आवेशों के बीच दूरी को 4 गुना कम कर दिया जाए तो बल कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना। तो याद रखेंगे कि कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दूरी ज्यादा तो बल कम, यहाँ पर दूरी कम तो बल ज्यादा। यही संबंध व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करके बताइएगा, 2 था तो 4, 3 था तो 9, 4 है तो 16। क्लियर है बालक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब इस दोनों को कंबाइंड कर लिया जाए। जब दोनों को कंबाइंड कीजिएगा, ये हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक K ले लेंगे, पारावैद्युत नियतांक कहा जाता है। आगे इसके बारे में बहुत चर्चा होगा, और ये हो जाएगा कितना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही कहलाता है आपका कूलॉम्ब का समीकरण, और ये जो नियम है कूलॉम्ब का नियम कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब इसको परिभाषित करने वाले हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। इस नियम के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में देके लिखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों के परिमाण के, दोनों आवेशों के परिमाण के, परिमाण के गुणनफल के, गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, और उनके बीच के, और उनके बीच के दूरी के, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, हो गया बालक। अब क्या लिखे हैं थोड़ा सुनिए। आप लिखे हैं F समानुपाती Q1 into Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1 upon R स्क्वायर। परिभाषा आप क्या लिखे हैं समझिए। आपने लिखा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल,
स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। कोई दिक्कत वाला? तो यही लिखे हैं। अब आगे चल के अगली क्लास में डेरिवेशन जब करेंगे, जब एक एक करके हम लोग निकालेंगे, तो उसमें बहुत सारा नियतांक मिलेगा। इसको यही रोकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होगा। बस आगे अगली क्लास में करेंगे। स्टॉप।